हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर किस पर होने वाला है उसको देखते हैं। जो आपको झारखंड सरकार द्वारा दिया गया किताब है गणित क्लास 6 का दूसरा चैप्टर, उसमें दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याएं का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग का पार्ट 1 है। तो चलिए इसमें क्या क्या करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं कुणाल सर आप लोग को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैं विज्ञान में। तो चलिए आज मतलब इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए पूर्ण संख्याओं के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स, इसका प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे 2.6.1 यानी कि पूर्ण संख्या का संवृत्त गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर क्रम विनिमय गुण यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर सहचार्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर वितरण का गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो ये पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में हम लोग 2.6.1 और 2.6.2 के बारे में ही जानेंगे, और इसका जो पार्ट 2 वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जानेंगे 2.6.3 और 2.6.4। तो चलिए इसको देखते हैं। 2.6.1 देखिए, पूर्ण संख्या का संवृत्त गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी देख सकते हैं। पूर्ण संख्या योग तथा गुण के अंतर्गत संवृत्त होता है। इसका एग्जाम्पल भी देंगे आपको, पहले पढ़ लेते हैं। अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या होगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए किसी भी आप दो पूर्ण संख्या को लीजिए और उनका जो उनको जोड़िए, तो उन दोनों का जोड़ आपको क्या मिलेगा, उन दोनों का जोड़ आपको मिलेगा एक पूर्ण संख्या। और उसी प्रकार किसी भी दो पूर्ण संख्या को आप लीजिए और उनको गुना करिए, तो वो भी क्या मिलेगा, जो उनका जो गुणनफल आएगा तो वो भी आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल चलिए लेते हैं। चलिए 3+12 को जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, देख सकते हैं 15। यहाँ देखिए ये जो 3 है ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या, और ये 12 भी क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या। इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिला, इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिला 15 क्या है, 15 भी एक पूर्ण संख्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस एग्जांपल से समझ में आ गया है। यदि नहीं तो और एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं 8+19। देखिए तो यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 8+19 यानी 8+19 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 27। यहाँ देखिए 27, यहाँ देख सकते हैं 8 क्या है, 8 एक पूर्ण संख्या है। 19 क्या है, 19 भी एक पूर्ण संख्या है। इन दोनों को जोड़े तो इन दोनों का योगफल हमें क्या मिला, इन दोनों का योगफल हमें मिला 27। 27 क्या है, 27 भी एक पूर्ण संख्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको योग के अंतर्गत संवृत्त गुण समझ में आ। अब चलिए पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत संवृत्त होगा या नहीं होगा उसको देखते हैं। तो वैसे थ्योरी मतलब इसका जो पढ़ चुके हैं तो वहाँ से तो बोल रहा है कि यह संवृत्त होगा। अब एग्जांपल से देखते हैं यह संवृत्त होगा या नहीं। तो एग्जांपल के लिए आप देखिए 4 को आप 9 से गुना करिए तो आपको कितना मिलेगा, आपको 36 मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आपकी 4 क्या है, 4 एक पूर्ण संख्या है। 9 क्या है, 9 भी एक पूर्ण संख्या है। और इन दोनों का जो गुणनफल आया है 36, वो भी क्या है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। यानी कि इस एग्जांपल से हमें यह समझ में आ गया है कि जो पूर्ण संख्या गुणनफल यानी गुणन के अंतर्गत संवृत्त होता है। और एग्जांपल देख सकते हैं आप। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एग्जांपल के लिए 6×7 यहाँ देख सकते हैं, और 6 देखिए इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, 42। यहाँ देख सकते हैं ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और इन दोनों का गुणनफल भी हमें क्या मिला, इन दोनों का गुणनफल भी हमें पूर्ण संख्या ही मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वाला नियम समझ में आ गया है। यह क्या है, यह है इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ देखिए
देखिए, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पूर्ण संख्या योग तथा गुणन के अंतर्गत संवृत्त होता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि यदि आप दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं या गुणा करते हैं तो उनका जो परिणाम होता है वो भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वाला समझ में आ गया है। अब इसके मतलब व्यवकलन और विभाजन पर देखते हैं कि इस पर क्या होता है। यहाँ देखिए, पूर्ण संख्या व्यवकलन यानी कि घटाव तथा विभाजन यानी कि भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं होता है। अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्या को घटाने या भाग देने पर परिणाम एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। मतलब किसी भी दो पूर्ण संख्या को यदि आप घटाते हैं या भाग देते हैं तो उसका जो परिणाम है वह पूर्ण संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, पहले घटाव का देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 7 में यदि आप 5 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2। यहाँ देखिए, यहाँ तो हमें पूर्ण संख्या ही मिला। देखिए 7 क्या है, 7 एक पूर्ण संख्या है। 5 क्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है। इसमें हमने घटाया 2 को, तो 2 भी क्या है, 2 मतलब इसमें इन दोनों को घटाया तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, हमें 2 मिला। तो 2 क्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से तो उस संवृत्त जो घटाव है जो पूर्ण संख्या घटाव के संवृत्त अंतर्गत घटाव के अंतर्गत संवृत्त आता है। लेकिन और एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से हमें यह समझ में आया। अब और एक एग्जांपल देखिए, उससे आपको यह पूरा समझ में आएगा। देख सकते हैं जैसे एग्जांपल के लिए आप 8 में 11 घटाइए, आपको कितना मिलेगा, -3। यहाँ देख सकते हैं 8 क्या है, 8 एक पूर्ण संख्या है। और ये देखिए, ये क्या है, यह 11 है। 11 भी क्या है, 11 भी एक पूर्ण संख्या है। और ये क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। जो -3 है, जो इन दोनों को घटाने पर जो हमें फल मिला यानी कि जो परिणाम प्राप्त हुआ वह -3 है, वो क्या है, वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को मिलाने पर हम यहाँ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो व्यवकलन जो के अंतर्गत संवृत्त नहीं संवृत्त होगी, मतलब व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे देख सकते हैं, आगे विभाजन का हमने देखा कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होता। अब देखते हैं विभाजन। क्या विभाजन वैसे पढ़ तो चुके हैं कि विभाजन भी पूर्ण संख्या विभाजन के अंतर्गत भी संवृत्त नहीं होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं 6 को यदि हम 3 से भाग दें तो हमें कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ से तो यह पूर्ण संख्या, ये 6 क्या है, 6 भी पूर्ण संख्या है। 3 क्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। और ये 2 क्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, इसी को चलिए उल्टा कर देते हैं, यानी कि 3/6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें कितना मिला, 1/2। तो यहाँ से आप देखिए, ये क्या है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि ये 3 क्या है, 3 पूर्ण संख्या, 6 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ जो भागफल आया वो क्या है, वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम इन दो एग्जांपल से यह निष्कर्ष निकालेंगे कि पूर्ण संख्या विभाजन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को संवृत्त गुण यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया है। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का 2.6.2 यानी कि क्रम विनिमय नियम यानी कि क्रम विनिमय गुण 6.2.2 क्रम विनिमय गुण यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, योग का क्रम विनिमय नियम। पूर्ण संख्याएं योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर एक समान ही उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 + 3 + 4 + 6 इन सब को जोड़ने पर हमें कितना मिला, 14। और इसी को हमने इसके क्रम यानी कि जो इसका संख्या का पोजीशन है उसको बदल दिया और इन सब को जोड़े तो भी हमें 14 ही प्राप्त हुआ। तो इसका और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 2 + 6 + 1 तो हमें कितना मिलेगा, 9। और इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी कि 1 + 6 + 2 तो यहाँ से भी हमें क्या मिला,
हमें यहाँ से भी 9 मिला। तो इन एग्जाम्पल के आधार पर हम कहेंगे कि जो योग होता है वह योग जो होता है वह क्रम विनिमय नियम यानी कि कॉम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। तो चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 7 + 4 + 3, तो यहाँ से हमें क्या मिला 14, और इसी को कुछ इस प्रकार से 3 + 7 + 4, तो यहाँ से भी क्या मिला 14। तो इन सभी एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब वैवकलन का देखते हैं। चलिए वैवकलन का देखिए। वैवकलन का क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्याएं घटाव के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात ये नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये नहीं होगा, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में घटाने पर एक समान उत्तर प्राप्त नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं, एक में हम 3 घटाएं तो कितना मिला -2, वहीं पे 3 में हमने 1 घटाया तो कितना मिला 2, जो एक समान नहीं है। इसलिए इन एग्जाम्पल के आधार पर हम कहेंगे कि वैवकलन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे 7 - 5 तो कितना मिलेगा 2, और वही अगर 5 में 7 घटा दे तो कितना मिलेगा -2। और एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं जैसे 14th में हम 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 5, और 9 में अगर 14th घटा दे तो हमें कितना मिलेगा -5। तो यहाँ से ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मतलब इसको हटा देते हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वैवकलन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो चलिए अब गुणा को देखते हैं, क्या गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर एक समान ही उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों को गुणा करने पर यानी कि 2 को 3 से गुणा करने पर कितना मिलेगा 6, और 3 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 6। तो ये दोनों बराबर है। तो इस आधार पर हम कहें और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल से तो डिसाइड नहीं होता है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 3 × 4 × 2, इन सब को गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 24। और देखिए 4 को आगे किए, फिर 2 को बीच में और 3 को लास्ट में, तो इन सब को गुणा करने पर भी गुणनफल जो आएगा वो 24 आएगा। तो इन और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 7 × 14 सॉरी 7 × 4 तो कितना आएगा 28, और 4 × 7 यहाँ से भी कितना आएगा 28। तो इन सभी एग्जांपल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो गुणन होता है यानी कि पूर्ण संख्या का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वाला भी समझ में आ गया है। अब इसका लास्ट देखते हैं। देखिए विभाजन, क्या पूर्ण संख्या विभाजन का क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब विभाजन का क्रम विनिमय नियम। यहाँ देखिए पूर्ण संख्याएं विभाजन के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, अर्थात किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में भाग देने पर एक समान उत्तर नहीं प्राप्त होता है। यहाँ आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, यानी कि उदाहरण के लिए 8 को 6 से भाग दिए तो हमें कितना मिला 4/3। वही अगर 6 को 8 से भाग देंगे तो 3/4 मिलेगा, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं 6 को यदि 2 से भाग दिया जाए तो कितना मिलेगा 3, वही अगर 2 को 6 से भाग दिया जाए तो कितना मिलेगा 1/3। तो ये दोनों भी बराबर नहीं हैं। और देख सकते हैं ये कहाँ आ गया, यहाँ और देखिए और एग्जांपल के लिए देख सकते हैं जैसे 8 को यदि 6 से भाग दिया जाए, ये तो हम दे चुके हैं। 8 को यदि 3 से भाग नहीं होगा, सॉरी 2 से करते हैं। 8 को यदि 2 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा 4,
वहीं अगर 2 को 8 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा 1/4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन दोनों के क्रम को यदि बदल देते हैं और इनको भाग देते हैं तो इनका जो भागफल है वो एक समान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इन सभी एग्जाम्पल के आधार पर हम कहेंगे कि जो पूर्ण संख्या विभाजन के क्रम विनिमय नियम यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मैंने अभी जितना पढ़ाया वो सभी समझ में आया है और यह वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में यानी कि इसके पार्ट 2 में। थैंक यू, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए ओके बाय। और पार्ट 2 में मैं आप लोग को इसका और जो कुछ इसका समरी है वो वहाँ पार्ट 2 में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।